पर्यावरण। हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास चारों तरफ का आवरण पर्यावरण कहलाता है और हम जिस चारों तरफ के आवरण में रहते हैं उसका स्वस्थ होना, स्वच्छ होना काफी जरूरी है, क्योंकि जब ये स्वच्छ रहेगा तो हम सभी स्वच्छ रहेंगे। ऐसे में अब लगातार समुद्री पर्यावरण में ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जिसकी वजह से पर्यावरण की जो स्वच्छता है वह प्रभावित हो रही है। इसी की कड़ी में आज हम बात करेंगे कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ हम सभी जानते हैं कि समुद्री जैव विविधता को बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण है और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं और ये इनका निवास स्थल भी है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि लगातार जो कोरल ब्लीचिंग की घटना घटित हो रही है वह क्यों घटित हो रही है इसके बारे में जानना और यह भी जानना कि आखिर ये जो कोरल रीफ है ये हमारे लिए कितनी जरूरी है। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम बात करेंगे कोरल रीफ के संदर्भ में ही इससे जुड़ी समस्याएं क्या है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यानी आज का हमारा विषय क्या है कोरल रीफ और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कि किन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे खबर कहाँ प्रकाशित हुई है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, यानी इसकी चर्चा में बने रहने के पीछे क्या कारण है। फिर समझेंगे कि आखिर कोरल रीफ है क्या, क्योंकि ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कोरल रीफ के बाद हम जानेंगे आखिर इसी कोरल रीफ के वितरण के बारे में कि यह पूरी दुनिया में या हम कहें वैश्विक लेवल पर कहाँ कहाँ सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद समझेंगे कि आखिर इसकी उपयोगिता क्या है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कोरल रीफ। इसके बाद जानेंगे इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में और इन समस्याओं के समाधान के बारे में भी हम अंत में चर्चा करेंगे। फिर आज के एपिसोड पर एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब आपको साथ में कमेंट सेक्शन में यह भी बताना है कि यह टॉपिक हमारी यूपीएससी के सिलेबस के किस जीएस पेपर से संबंधित है, यानी सामान्य अध्ययन के किस पेपर से संबंधित है यह टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं हम खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई है और इसे हमने उसी से लिया है। खबर क्या थी? कोरल रीफ्स डैमेज्ड, व्हाट्स द बिग डील। दरअसल एक व्यंग्य के रूप में हम कह सकते हैं इसे कि लिखा गया है, क्योंकि कोरल रीफ में लगातार डैमेज हो रहा है, क्षतिग्रस्त हो रही है, तो व्हाट्स अ बिग डील। ये इतनी बड़ी समस्या ऐसे लोग नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे, यहाँ पर यह सवाल पैदा हो रहा है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की घटना लगातार बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के नकारात्मक पक्ष भी निकलकर सामने आए हैं, जिसका एक परिणाम आपने अभी हाल ही में कोरोना महामारी भी देखा। क्योंकि लगातार जब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ वायरस का प्रकोप भी लगातार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं मानव में भी कई बीमारियां यहाँ पर जन्म ले रही हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि हम हर एक पक्ष पर बात करें और वैश्विक लेवल पर हर मंच इस पक्ष पर बात करें कि कैसे पर्यावरण में हम सुधार को ला सकते हैं। इसी कड़ी में है कोरल रीफ। आज सबसे पहले देखेंगे कि कोरल रीफ चर्चा में क्यों है। दरअसल वैश्विक लेवल पर जो प्रवाल भित्तियां हैं या कोरल रीफ हैं उनमें वे लगातार क्षतिग्रस्त हो रही हैं, उनका विरंजन हो रहा है। साथ ही अत्यधिक मछली पकड़ने जैसी समस्याओं की वजह से वहां पर आवागमन काफी बढ़ गया है, जिससे उनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। इस वजह से आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर इससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है लोगों को या वैश्विक लेवल पर कि हम इस कोरल रीफ को सुरक्षित करें और इसका संरक्षण करें। यानी अब हमारे लिए जरूरी है जानना सबसे पहले कि आखिर यह कोरल रीफ है क्या, जिसके बारे में आज न्यूज़पेपर में या लगातार न्यूज़पेपर में खबरें बनी रहती हैं और यूपीएससी ने इस पर सवाल भी फ्रेम किया है। यदि हम बात करें कोरल रीफ के संदर्भ में कि कोरल रीफ है क्या, तो दरअसल पॉलिप्स नामक हजारों छोटे प्रवाल जीवों द्वारा निर्मित एक बड़ी चूने की आकृति या कहें चूने पत्थर की आकृति को ही कहा जाता है। क्या? इनसे बनी संरचनाओं को ही कहा जाता है कोरल रीफ, या इसे कहीं कहीं आप देखेंगे मूंगा चट्टान भी आपको यह लिखा मिल जाएगा। तो यह एक प्रकार की कठोर संरचना होती है, यानी कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव, जिनका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी यह भी पूछा जा सकता है, सिलेंट्रेटा पॉलिप्स। ये होते हैं दरअसल क्या? प्रवाल भित्ति। अब यदि हम बात करें, इसका मतलब यह है कि ठोस संरचना होती है, उसमें शैवाल भी होते हैं जो सहजीवी के रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं। क्योंकि जैसे सहजीव यहाँ पर शैवाल में वृद्धि होगी तो ये कोरल रीफ की संख्या में भी लगातार वृद्धि होगी। यही सहायक होते हैं इनके निर्माण में। दरअसल कोरल रीफ सागरी जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। अभी हमने चर्चा भी की कि यहाँ पर जैव विविधता काफी बड़ी मात्रा में पाई जाती है और कहीं ना कहीं ये वैश्विक लेवल पर दूसरी ऐसी जगह है जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और इन्हें समुद्री वर्षा वन के रूप में भी जाना जाता है। अब यदि बात करें कि यहाँ पर ये पनपते कहाँ पर हैं, किस अवस्था में पनपते हैं, तो प्रायः उष्ण कटिबंधी या उपोष्ण कटिबंधी समुद्रों में यह पनपते हैं और यहाँ का तापमान
20 से 30 अंश सेल्सियस तक होता है। एक और बात, एक रोचक बात यह भी है कि दरअसल ये प्रकाश के साथ, जो सूर्य का प्रकाश है, उसी के जरिए यहाँ पर अपना भोजन निर्माण करते हैं, इसलिए ये अधिक गहराई में नहीं प्राप्त होते। ये समुद्री सतह की अधिक गहराई में नहीं पाए जाते हैं, ऊपरी ही वाली सतह पर ही पाए जाते हैं अंदर। अब यदि बात करें हम कोरल रीफ के संदर्भ में ही, तो ये शैल भित्तियां समुद्र तट से थोड़ी दूर हटकर पाई जाती हैं, जिससे इनके बीच में छिछले लैगून बन जाते हैं। कई बार ऐसा लैगून भी लिखकर आ सकता है। लैगून को भी यहाँ पर क्या माना जाता है, कोरल रीफ के संदर्भ में ही माना जाता है। समुद्र तट से थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर भी समुद्री जल ही पाया जाता है। इसी के आसपास ये जो आकृति आपको दिख रही है, यही लैगून कहलाती है। इसमें समुद्री जल पाया जाता है। ये जो हिस्से हैं आप देख रहे होंगे, यही कोरल रीफ है। तो ये कहीं ना कहीं इसके निर्माण में भी आसपास जो लैगून बन जाता है, इसी में जो समुद्री जल पाया जाता है, यही लेवल है क्या, प्रवाल भित्ति का, और ये प्रवाल भित्ति ही है। इसके बाद यदि हम बात करें कोरल रीफ के संदर्भ में ही, तो दरअसल ये कम गहराई में पाई जाती है। इस पर हमने अभी चर्चा भी की, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ठीक से नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। इस वजह से ये अधिक गहराई पर नहीं पनप पाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर विकास के लिए इन्हें स्वच्छ जल की भी जरूरत होती है, क्योंकि जब स्वच्छ जल होगा तो इन्हें यहाँ पर O2 भी मिलेगी, यानी ऑक्सीजन भी प्राप्त होगी, और ऊपरी सतह पर होगी तो भी इन्हें ऑक्सीजन प्राप्त होगी, तो इससे इनका विकास संभव हो सकेगा। साथ ही यदि अवसाद रहित जल होगा तो इनका मुंह बंद हो जाएगा, जिससे इनकी संख्या में लगातार गिरावट आ सकती है और ये मर जाते हैं। ऐसे में क्या कहा जाता है, एक तो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, समुद्र की अधिक गहराई में नहीं पाए जाते हैं, ताकि प्रकाश भी, सूर्य का प्रकाश भी आसानी से पहुंच सके और इनका भोजन निर्माण की जो इनकी प्रक्रिया है वह आसानी से हो सके और ऑक्सीजन की इन्हें कमी ना हो। यदि हम बात करें इनके पूरे वैश्विक लेवल पर कि कहाँ पाए जाते हैं, तो लगभग 100 से भी अधिक देशों में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसका नाम क्या है, क्योंकि लगातार यह भी सुर्खियों में बनी ही रहती है। अब यदि हम बात करें मौजूदा समय के स्तर पर, तो मौजूदा समय में इसमें प्रवाल विरंजन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है और प्रवाल विरंजन के साथ साथ शैवालों की जो संख्या है उनमें भी गिरावट हो रही है, जिसकी वजह से जो कोरल रीफ है यह प्रभावित हो रही है। ऐसा माना जा रहा है, यदि हम मौजूदा स्तर की ही बात करें, अभी हाल ही में जो गिरावट देखी जा रही है, तो ऐसा देखा जाएगा कि सदी के मध्य तक उसमें लगभग 90% जो प्रवाल है हमारे वे गायब हो जाएंगे। ऐसे में कंसर्न जताया जा रहा है कि कैसे शैवालों की हम संख्या लगातार बढ़ा सके और इनके संरक्षण पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये तो हमने बात की प्रवालों के संदर्भ में कि प्रवाल है क्या, यानी कोरल रीफ है क्या। अब हम बात करेंगे प्रवालों के वितरण के संदर्भ में कि पूरे वैश्विक लेवल पर ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा संख्या में ये कहाँ पाए जाते हैं। तो अभी हमने चर्चा की 100 से भी अधिक देशों में यह पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में यदि हम विश्व में बात करें तो विश्व के सर्वाधिक प्रवाल हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें भी कहां पर पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री तक के क्षेत्र में इनका विस्तार सर्वाधिक मात्रा में है। अब स्थान की बात करें यदि हम, तो कुल प्रवाल का लगभग 30% हिस्सा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में, देखिए यह फिलीपींस वाला हिस्सा है, यह इंडोनेशिया वाला हिस्सा है और यह है न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। तो आप देखिए फिलीपींस के दक्षिण हिस्से से लेकर इंडोनेशिया के यहाँ पर पूर्वी हिस्से एवं पापुआ न्यू गिनी के पश्चिमी हिस्से, इसमें पूरे क्षेत्र में पाई जाती है प्रवाल भित्ति और वैश्विक लेवल का 30% है यहाँ पर। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर यह प्रतिनिधित्व करता है कोरल रीफ के संदर्भ में। तो यहाँ पर प्रवाल दक्षिणी फिलीपींस से पूर्वी इंडोनेशिया और पश्चिमी न्यू गिनी तक विस्तृत माना जाता है और सर्वाधिक संख्या हम कहें 30% यहाँ पर पाई जाती है वैश्विक लेवल की। अभी हमने चर्चा भी की थी कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के यदि मैप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के मैप में इस वाले हिस्से में पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ और यह सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति के रूप में जानी जाती है और यहाँ पर बहुत अधिक लोगों का रोजगार निर्भर करता है। ये तो हमने देखा प्रवालों के वितरण के संदर्भ में। अब हम चर्चा करेंगे इसकी उपयोगिता के संदर्भ में कितने महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल प्रवाल भित्तियां विश्व का दूसरा सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र है तो हम सभी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैव विविधता भी अधिक होगी। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में, यानी हम बात करें यदि प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में ही, तो 1500 से भी अधिक मछलियों का ये स्थान है। इसके साथ ही 400 से भी ज्यादा, 420 ऐसी संख्या बताई जा रही है, लगभग 400 से भी अधिक प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर निवास करते हैं। तो आप समझ सकते हैं जब इतने प्रकार के जीव जंतु यहाँ निवास करते हैं तो यहाँ पर जैव विविधता तो सर्वाधिक होगी ही। तो इतने अधिक संख्या में जीव जंतुओं का निवास स्थल होने की वजह से ये काफी महत्वपूर्ण है,
क्योंकि यहाँ पर इन जीव जंतुओं को पर्याप्त यहाँ पर निवास स्थान मिल रहा है उनके लिए, वे सभी परिस्थितियां अनुकूल हैं जहां पर वे रह सकते हैं और अधिक से अधिक जीव जंतुओं को यहाँ पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही अनेक प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों का यह आश्रय स्थल है। समुद्री पर्यावरण में 1% से भी कम हिस्सेदारी है इनकी। इसके बाद भी जीव जंतुओं के लगभग 25% समुद्री जीवन यहाँ पर रहता है, या कहें कि यहाँ इनका निवास स्थल है। इसलिए कोरल रीफ काफी महत्वपूर्ण है। इनका लगातार उपयोग भी किया जा रहा है, यानी इनका यहाँ पर जब खनन किया जाता है कोरल का या प्रवाल भित्तियों का, तो इनका इस्तेमाल औषधियों में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत सी दर्दरोधी दवाओं के साथ साथ इनका इस्तेमाल मधुमेह और बवासीर जैसी दवाइयों के इलाज में भी किया जाता है। इसलिए यहाँ पर कोरल रीफ अपने आप में अब औषधीय रूप से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ साथ कई अन्य क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पेंसिल के निर्माण में, टाइल के निर्माण में, श्रृंगार आदि की बहुत सारी अधिक वस्तुएं हैं जिनका निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही कई लाख वर्ग किलोमीटर में फैले ऑस्ट्रेलियाई ग्रेट बैरियर रीफ ये अपने आप में तकरीबन 64,000 लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है प्रवाल। ऐसे में जरूरी है, क्योंकि हमने ये उपयोगिता के संदर्भ में बात की, यदि हम बात करें कि अब इसे हम इसके विरंजन को कैसे रोकें, हम कैसे रोकें कि प्रवाल भित्तियां यहाँ पर प्रभावित ना हो नकारात्मक रूप से, तक तो कहीं ना कहीं हमें इसमें पर्यटन को भी उसी हद तक बढ़ावा देना चाहिए जहां तक प्रवाल भित्तियों को नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि पर्यटन की अधिक संख्या में बढ़ोतरी की वजह से भी यहाँ पर प्रवाल भित्तियों को नुकसान होता है, तो इनको इसके नुकसान को रोकने के लिए इस बात पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ग्रेट बैरियर रीफ के पर्यटकों की वजह से ऑस्ट्रेलिया को हर साल लगभग 6.4 अरब डॉलर यानी तकरीबन 42,000 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होती है। तो आप समझ सकते हैं राजस्व के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जो लैगून की यदि हम बात करें कोरल रीफ के संदर्भ में, तो चिल्का झील मानी जाती है लैगून के संदर्भ में, और भारत में भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कोरल रीफ पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिहाज से बात करें तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि हम उसका संरक्षण करें। दरअसल जैव विविधता के संदर्भ में हमने बात की, कई जीवों का यह जैविक स्थल है, निवास स्थल है, तो ऐसे में जैव विविधता को बढ़ाने के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है तो कहीं ना कहीं वह हमारे स्वस्थ ग्रह का सूचक माना जाता है। तो ऐसे में प्रवाल भित्तियों का संरक्षण जरूरी है। हमने बात की अभी उपयोगिता के बाद, अब हम बात करेंगे समस्याओं के संदर्भ में, इनसे जुड़ी समस्याएं क्या क्या है। समस्याओं की बात करें तो वर्तमान में इन्हें जलवायु परिवर्तन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, स्टारफिश सहित अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने अभी बात की थी जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में। जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, जिनमें एक है तापमान का लगातार बढ़ना। तो जब तापमान बढ़ता है तो समुद्री स्तर का जो जल है वह भी बढ़ता है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जब यह जल स्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं से जीव जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं। ये तो हमने बात की जीव जंतुओं के संदर्भ में। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के लगातार बढ़ने के संदर्भ में यदि हम बात करें स्टार फिश कैसे इसे नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है, तो स्टार फिश इसमें कुछ कांटे भी लगे होते हैं। तो यहाँ पर जो शैवाल पाए जाते हैं प्रवाल के पास, इन शैवालों का यह यहाँ पर भक्षण करती है। तो जब इनकी संख्या कम होती है तो प्रवालों से जब शैवाल हटते हैं तो इनमें विरंजन की स्थिति देखी जाती है, यानी इनका लगातार सफेदपन इनमें बढ़ता जाता है और इनका जो विकास है वह भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ऐसे में इनका विरंजन लगातार देखा जा रहा है और इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ स्टारफिश भी काफी बड़ा कारण है यहाँ पर शैवालों को नुकसान पहुंचाने के संदर्भ में। यदि हम बात करें महासागरों के लेवल पर, तो हम सभी जानते हैं कि महासागरों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि मानव में अब कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग ज्यादा हो रहा है, जिससे लगातार महासागरों में जल जा रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना मतलब जल में अम्लीयता की मात्रा बढ़ना, जल का जो पीएच मान है वह कम हो रहा है, अम्लीयता का लेवल बढ़ रहा है, जिससे प्रवालों की लगातार यहाँ पर मृत्यु देखने को मिली है। तो इस वजह से इसे भी कम करने की जरूरत है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब हम कम करेंगे तो यहाँ पर अम्लीयता कम होगी जल की, और प्रवालों की संख्या में जो मृत्यु हो रही है वह भी कमी होगी। इसके बाद जो बढ़ता प्रवाल खनन है, अपरदन है, यह भी इनकी संख्या में लगातार गिरावट पैदा कर रही है। तो ऐसे में जरूरी है कि हम इसको कम करें। इसके साथ ही जो एटॉल होते हैं, हमने चर्चा भी की अभी हाल ही में कि प्रवाल को कई टाइप या कई प्रकारों के प्रवाल होते हैं, जिसमें एटॉल, लैगून ये सभी होते हैं। यदि हम बात करें एटॉल के संदर्भ में, तो दरअसल ये भी कई चीजों से प्रभावित हो रहे हैं, जैसे
बाह्य जाति प्रवेश यानी बहुत सारे लोग वहां पर जा रहे हैं, पर्यटकों के लिए लोग जा रहे हैं। परमाणु बम जब हम परीक्षण करते हैं तो हम ऐसे ही स्थान पर करते हैं, तो यहाँ के जीव जंतु और प्रवालों की संख्या लगातार प्रभावित हो रही है। तो मानव समुदाय को चाहिए कि इन गतिविधियों को कम से कम करे, या तो ऐसे स्थानों पर करे ताकि प्रवाल यहाँ पर प्रभावित ना हो। इसके साथ ही उद्योग से निकलने वाला जो भी कचरा है वह कहीं ना कहीं से जल में चला जाता है। इसकी वजह से भी प्रवालों की संख्या लगातार प्रभावित हो रही है। शैवाल यहाँ पर नष्ट हो रहे हैं। इनका जो जीव जंतुओं का जो अपना एक निवास स्थल है वह भी नष्ट हो रहा है। जीव जंतु ऐसे उद्योग से निकलने वाले जो खतरनाक वो हैं पदार्थ हैं, जब उनका उपभोग करते हैं तो यह भी नकारात्मक रूप से उन्हें प्रभावित करता है। इसके साथ ही एक और बात है जो काफी महत्वपूर्ण है, जैसे जहाजों में यदि हम देखते हैं कि जहाजों से तेल रिसावों की जो संख्या है वह लगातार बढ़ रही है, घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जल को प्रभावित कर रही है, और जल को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के साथ साथ ये प्रवाल भित्तियों को भी प्रभावित कर रही हैं। मत्स्य पर्यटन, जो कि हमने भी बात भी की कि मत्स्य पालन लगातार बढ़ रहा है, पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, तो इससे प्रवाल भित्तियों को नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला है। तो जरूरी क्या है कि हम इसकी या तो कोई दूसरा रास्ता चुने, कोई दूसरा रास्ता देखें। जैसे जैसे प्रवाल का जो अपरदन बढ़ रहा है और प्रवालों को खनन हो रहा है तो इनकी संख्या कम हो रही है। तो हम जिन चीजों के लिए जिस चीज के इस्तेमाल के लिए प्रवाल का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं, तो हमें उसका दूसरा कोई सोर्स ढूंढना चाहिए। इसके साथ ही मत्स्य पालन को भी वहां तक ही हमें यहाँ सीमित कर देना चाहिए जहां तक प्रवालों को इससे किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। पर्यटन को भी हमें उसी सीमा तक देना चाहिए अनुमति जहां तक प्रवालों को नुकसान ना हो। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये हमने बात की समस्या के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे आज के सेशन पर आधारित प्रश्न के संदर्भ में। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा से कथन प्रवाल भित्तियों के बारे में सही है या है? हमारे कथन क्या है? परमाणु बम परीक्षण और कई मानवीय गतिविधियों से प्रवाल विरूपित होते हैं। और दूसरा, प्रवाल कम गहराई पर जीवित नहीं रह पाते हैं। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। इसके साथ ही शुक्रिया।